जय हिंद। मैंने अभी तक आपको कक्षा 12 फिजिक्स मॉडल पेपर से सारे क्वेश्चन 3A तक यानी 3 का तक सेक्शन सी का 3 का पूरा समझा दिया था। सब समझ के पूरा सॉल्व किए हो। समझ के सॉल्व करना ये बड़ी बहादुरी का काम होता है, तो समझ के सॉल्व करना है। इसके बाद फिर मतलब हमें जो आ रहा है उसके अंदर के अंदर को निचोड़ लो, है ना। क्वेश्चन कैसे आ रहे, सिलेबस तो सब कंप्लीट हो ही गई है। अब तुम कैसे निचोड़ हासिल कर रहे हो इसको ध्यान दो, इस पर ध्यान देना है। तो अब देखते हैं कि परमाणु द्रव्यमान इकाई एएमयू को परिभाषित कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि एक एएमयू बराबर 931 एमईवी। मैंने तो पहले भी बता दिया ना कि परमाणु का द्रव्यमान ये कार्बन के द्रव्यमान के बराबर होता है। कार्बन के द्रव्यमान की संख्या के व्युत्क्रम होता है। अर्थात एक कार्बन परमाणु बराबर हो या एक परमाणु द्रव्यमान बराबर 1/, कार्बन का 12वां भाग, है ना। यही तो किया हूं। ये अब यही कि परमाणु द्रव्यमान को कार्बन को 12 लिखा जाता ना। कार्बन का परमाणु भार 12 होता है ना। मैंने परमाणु भार निकालना तरीका बताया था। अब इसमें बस केवल सॉल्व ध्यान दे लेते हैं जल्दी। परमाणु द्रव्यमान को कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान 1/12 भाग के रूप में होता है। इसको 1/12 के रूप में लिखा जाता है ना। अर्थात एएमयू बराबर 1.66 इंटू 10⁻27 kg होता है ना। ये द्रव्यमान इसका कितना निकल गया, 1.66 इंटू 10⁻27 kg, है ना। तब हम जानते हैं कि आइंस्टीन का समीकरण क्या होता है, E बराबर mc² ना, है ना। जहां m इक्वल क्या होता है, परमाणु का द्रव्यमान या परमाणु का भार, है ना। और c क्या होता है, प्रकाश की चाल, है ना। बस वही हम रख दें। प्रकाश की चाल हमेशा क्या होती है, 3 इंटू 10⁸ ना मीटर पर सेकेंड। और यम हमारा यहाँ दिया हुआ है। बस इसी को रख के हम सॉल्व कर लें। सॉल्व करने के बाद लगभग इसकी ऊर्जा आएगी हमारा 1.494 इंटू 10⁻12 जूल। ये लगभग इतनी आएगी। फिर कहाँ पे, कहाँ, यहाँ पर 27 होगा। ये 27 ऊपर कहाँ है ना, ये -27 होगा, है ना। समझ गए। फिर इसके बाद को फिर एक एमईवी इक्वल 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 होता है ना। इसी को व्यवस्थित क्रम में करते हुए हम इसको 10⁻6 को इसमें घटाएंगे तो -13 हो जाएगा ना, है ना। फिर इसको व्यवस्थित रूप में लिख दे। फिर इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि एक एमईवी बराबर है तो इसकी ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगी। फिर इसी को हम जो द्रव्यमान है इससे और इसको हम भाग दे दें, जो लगभग आएगा एमईवी का मान हो जाएगा, है ना। बस यही इतना करना है। समझ गए इस बात को, इसका जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो फिर हम आगे बताएं। देखिए अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य फलन वाली धातु की प्लेट पर 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटॉन आपतित होते हैं। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन के लिए निम्नलिखित की गणना कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। बहुत महत्व कार्य फलन में अगर तुम्हें समझाया हो ना वहां खूब अच्छी तरीके से तो इसे कर लोगे, नहीं तो फिर भैया तुम नहीं कर पाओगे। इसलिए वहां समझना बहुत जरूरी है ना। तो ये सबसे पहले गतिज ऊर्जा निकालने के लिए सबसे पहले हम आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण निकालें। गतिज ऊर्जा क्या होती है के ना, कक्षा 11 में गतिज ऊर्जा को खूब अच्छी तरीके से समझा दिया हूं। गतिज ऊर्जा क्या होता है, के इक्वल हाफ mv², है ना। अब इसी से ही वेग भी निकाल लोगे, इसी से समीकरण भी निकाल लोगे। लेकिन के पूछ रहा है तो के कैसे निकालोगे, यहाँ तुम्हें दिया गया है कार्यफलन और यहाँ पर दिया गया है तुम्हें ऊर्जा, है ना। क्योंकि सूत्र क्या होता है, कार्यफलन और ये के मैक्स के इक्वल जो जब आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण अधिकतम हो तब के मैक्स इक्वल एच न्यू माइनस फाई, जहां पर के मैक्स क्या है, अधिकतम गतिज ऊर्जा, और एच न्यू क्या है, आपतित फोटॉन ऊर्जा, और फाई क्या है, कार्यफलन, है ना। कार्यफलन है तो इसी को हम रख के अब इतना इक्वल तो हमारा दिया हुआ है क्या, 5.5, है ना, ये दिया हुआ है। और कार्यफलन कितना दिया हुआ है, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन। बस इसी को घटा दिए तो हमारा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछ रहा है तो यही लिखना, और अगर जूल में पूछ रहा है तो इसमें कितने से मल्टीपल कर दोगे,
1.6 इंटू 10⁻⁻19, फिर ये आ जाएगा जूल में, है ना। और हाँ, अगर वेग निकालना है तो जूल में ही निकालोगे ना, है ना, तो जूल में ही निकालोगे। तो इसलिए गतिज ऊर्जा बराबर होती है, मैंने बता दिया, K = ½ mv²। तो यहां से v स्क्वायर, ये v² करोगे तो ये 2 आके यहाँ मल्टीपल हो जाएगा, है ना, 2 के अब अपान में हो जाएगी हम, अब ये स्क्वायर इधर आ जाएगा अंडर रूट में, है ना, ये अंडर रूट में हो जाएगा। फिर बस यहाँ 2, अब के का मान ये हम जो रख दें, अब इसी को अगर तुम्हें जूल में बदलना है तो ये लिख दो, अगर यही लिख दिया हूं, है ना, चूंकि वेग तो हमें जूल में ही जरूरत होगी, है ना। तो यहाँ द्रव्यमान का एक वस्तु के द्रव्यमान का मान कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, है ना। ये तो द्रव्यमान का मान मैंने बता दिया था, है ना। बस इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो लगभग इतना आएगा, है ना। जब इसको ये लगभग होगा, बराबर नहीं होगा, ये लगभग होगा, ये लगभग होगा, लगभग 1.186 इंटू 10⁻6 मीटर प्रति सेकेंड, ये इतना मान हो जाएगा। समझ गया ना इस बात को। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला क्वेश्चन बताएं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, दिखाइए कि L/R तथा CR के मात्रक समय होते हैं जहां संकेतों के सामान्य अर्थ हैं। अब मतलब इसका मात्रक निकालो, इसका मात्रक अगर समय के साथ आता है तो वही हमें सिद्ध करना है। तो मात्रक क्या होता है, यल क्या होता है, प्रेरकत्व ना, प्रेरकत्व का मात्रक मैंने बता दिया था क्या होता है, हेनरी, है ना, हेनरी होता है, या ओम सेकेंड होता है ना, ओम सेकेंड होता है। और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है ना। तो इसी मात्रक को हम रख दें, अगर हम रख दें यल का मात्रक ओम रख दें, L/R का मात्रक ओम सेकेंड बटे ओम यहां लिख दें ओम, ये माइनस नहीं है ना, तो ये ओम से ओम कट जाएगी ना, तो L/R का मात्रक सेकेंड, L/R का मात्रक सेकेंड ये समय है ना, इसका मात्रक समय है ना। जहां संकेतों का सामान्य अर्थ, सबका अर्थ भी बता दिया, है ना। अब फिर इसके बाद धारिता C का मात्रक फैरेड है, या C को सेकेंड ओम भी कहते हैं, है ना। ये सेकेंड ठीक नहीं बना क्या, ये सेकेंड ओम भी कहते हैं, है ना। और जहां सेकेंड में क्या कह रहा है, CR, यहां CR लिख दे तो CR का मात्रक C का मात्रक क्या निकाला हूं, C का मात्रक क्या होता है, सेकेंड ओम, और प्रतिरोध R का मात्रक ओम से ओम कट गई, है ना। अब CR का मात्रक क्या होगा, ये भी सेकेंड समय का मात्रक है ना। तो यही दिखाना था, दिखा दिया ना, कि दिखाइए कि L/R तथा C/R के मात्रक समय होते हैं, तो दोनों का मात्रक समय दिखा दिया ना, है ना। यही दिखाना था। देखो जो तुम जानते हो, जो तुम पहचानते हो, और एग्जामिनर जो चाहता है तुम्हें जो आता है, और तुम्हें पढ़ने में जिसमें मन लग जाता है वही करना चाहिए, है ना। कैसे इसे घुमाकर किसी भी तरह पूछ ले, हमारे मॉडल पेपर सॉल्व कराने का ये मतलब है कि सभी लोग ये जान लो कि कैसे क्वेश्चन आती है, कैसे। अब यहाँ पर ये सोचो कि यहाँ पर कहा जा रहा है L/R, मैंने प्रेरकत्व का मात्रक बता दिया, R का मात्रक बता दिया, लेकिन हाँ दोनों एक साथ लाकर ये नहीं बताया था कि समय से इसका संबंध बताओ, ये नहीं बताया था ना। तो यही तो अब एग्जामिनर कैसे पूछ रहा है, जरूरी नहीं कि सारे सवालों का जवाब हम दे चुके हैं तुम्हें लेक्चर में ही, है ना। तो ये इससे ये रिपीट ये जरूरत पड़ जाती है, रिपीट हो जाती है हमारी, है ना। ये बात ध्यान देना। तो इसी तरह इसका निकाल लिए, अब तुम जो जानते हो वही रखते चले जाओ, आगे साल तो होता चला जाएगा, कुछ ना कुछ मिलेगा, है ना। समझ गया इस बात को। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगला क्वेश्चन बताएं। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, x दिशा में गतिशील वैद्युत चुंबकीय तरंग EMW में विद्युत क्षेत्र समीकरण EY = 2 इंटू 10⁻⁻7 cos ब्रैकेट में 1.5 इंटू 10⁻3x प्लस 3.0 इंटू 10⁻11 t वोल्ट प्रति मीटर से निरूपित होता है। माध्यम में निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए।
पहला तरंग का तरंग दैर्ध्य, तरंग के वेग और चुंबकीय क्षेत्र। ये समीकरण हमारा तरंग का सामान्य समीकरण है ना, मैंने बताया था ना सामान्य समीकरण क्या होता है कि ई वाई इक्वल ई नॉट कॉस के एक्स प्लस ओमेगा टी से तुलना करने पर। ये तरंग समीकरण है ना, तरंग समीकरण जहां ई नॉट इक्वल देखो दिया है 2 इंटू 10⁻⁷, के इक्वल दिया 1.5 इंटू 10⁻3, ओमेगा इक्वल देखो दिया है ओमेगा इक्वल 3 इंटू 10⁻11। ओमेगा है कि डब्ल्यू है? ओमेगा है ना। अगर ओमेगा देखो ये झुका है भैया, ये ओमेगा तो कहाँ बहुत गैपिंग है भैया, थोड़ा झुकी तो ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे समझ जाओ वही बहादुरी है ना। से तुलना करने पर इसको करने के बाद पहला हमारा क्या है तरंग का तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य मैंने बताया था एक तो होता है लेमडा इक्वल v अपान न्यू है ना, उसी अपान न्यू, और एक होता है 2 पाई अपान के जहां गतिज ऊर्जा हो है ना, वहां बता दिया था। तो लेमडा इक्वल हाँ, लेकिन इस पर न्यूमेरिकल मैंने नहीं लगवाया था है ना, इस पे न्यूमेरिकल नहीं आई थी। ये क्या होता है ना कि न्यूमेरिकल ये कहां से कैसे पूछ ले, तो मॉडल पेपर सॉल्व करने से यही हमें पता चलती है कि जहां जैसे पूछ रहे हैं वो एक बार रिमाइंड हो जाता है ना। तो लेमडा इक्वल टू पाई अपान के का मान कितना है 1.5 इंटू 10⁻3, तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो लगभग 4.189 इंटू 10⁻³ हो जाएगी। समझ गया इस बात को है ना। फिर दूसरा तरंग का वेग निकालने के लिए कह रहा है तरंग का वेग v इक्वल ओमेगा अपान के, तो इसका पूरा मान रखे, ये लगभग इतना मान आ गया है ना। और तीसरा विद्युत क्षेत्र को सॉल्व करने के बाद ये मान आ गई है ना। तो हम सारा मान रख के, अगर तुम्हें कहीं दिक्कत हो रही कि ये कैसे आया घर पे सॉल्व कर लेना। इसको सॉल्व करने के बाद अगर कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट में जरूर बताना, ठीक है ना। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फिर हम आगे बताएं। चलिए ध्यान दीजिए अगला सवाल। अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि समान वोल्टता के स्रोत से दो विद्युत बल्ब जिनके प्रतिरोध का अनुपात 1:2 है, 1:2 है, समांतर क्रम में जुड़े हैं, जो समांतर क्रम में जुड़े हैं इनमें शक्ति क्षय का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले अब एक बात ध्यान दीजिए, यहां पर क्या कह रहा है समान वोल्टता, तो शक्ति क्षय क्या होती है P इक्वल v²/r है ना, v²/r। तो यहाँ पर r तो हमारा है r1 और r2 हो जाएगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं r1 r2 हो जाएगी, और जो विद्युत है ये श्रेणी क्रम में है समान ही होगी है ना, और कह भी रहा है समान है। तो यहां पर तब यहां पहले लिख दो, यहां भी समान है, तब ये श्रेणी इसका अनुपात कह रहा है, तब P1 इक्वल हो जाएगा P1 इक्वल v²/r1 समीकरण नंबर फर्स्ट। P2 इक्वल हो जाएगा v²/r2 समीकरण नंबर सेकेंड है ना। अब इसका अनुपात कह रहा है P1 अनुपात P2, तो P1/P2 इक्वल हो जाएगा v/r1 का v²/r1 अपान v²/r2, v² से v² कट जाएगी, ये r2 ऊपर हो जाएगी, तो r2/r1, r2 का मान क्या है 2 और r1 का मान 1 है ना, तो ये हो जाएगा 2/1। तो P1 रेशियो P2 इक्वल होगा 2:1, यही होगा हमारा आंसर। समझ गए इस बात को, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगला सवाल बताएं।